केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कल कुछ लोग बता भी रहे थे, फोन किए थे तो, और मैं वीडियो में भी बोला था 9th क्लास का मैं बोला था ग्रेविटेशन रिवाइज कर करके आओ, तुम्ही को फायदा होगा और किसी को नहीं। पूरा 9th क्लास का ग्रेविटेशन तो आदमी पढ़ाएगा नहीं, 11th का इतना बड़ा सिलेबस है, 9th का लेके बैठने पे तो 1 साल लग जाएगा ग्रेविटेशन ही पढ़ाने में। वो आपका काम है कि आप थोड़ा थोड़ा कम से कम 9th क्लास का पढ़ करके आए। वैसे तो फिजिक्स 9th 10th में ऐसा सीखा जाता है कि 9th 10th का चीज रिवाइज ना करना पड़े, बट आप लोग अगर भूल भी गए तो 9th के बुक से एक बार पढ़ना जरूर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कोई नया चीज नहीं है, हम लोग क्लास 11th में है, ये कोई नया चीज नहीं है, ये हम लोग 8th क्लास से जानते हैं क्या होता है। एक और 8th 9th 10th अगर छोड़ भी दो तो 11th में तो मोशन चैप्टर में, फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन में, वेट में mg फॉर्मूला लगाया था, मतलब बहुत बार ऑलरेडी लगा चुके हो। एक बार सिर्फ चैप्टर के हिसाब से बताना हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसको कहते हैं एक बार आप लोगों को याद होगा। ये अगर पेन है या बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको बस ऐसे छोड़ दोगे, ऐसे फ्री फॉल के लिए छोड़ दोगे, क्या होगा? क्यों जाएगा? ग्रेविटी तो एक बात है बोलने का, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। फोर्स का फॉर्मूला हम लोग 9 से 11 क्लास तक बहुत बार पढ़ लिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो जिसको छोड़ रहे थे उसका था, और जिस एक्सेलरेशन से खिंचाते हुए चला गया, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, बाकी तो 9th में आप लोग 9, 10, 11, 8th में भी आप लोग ये टॉपिक पढ़े। एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के वजह से जो एक्सेलरेशन हो, और एक्सेलरेशन तो श्योर हो रहा है क्योंकि इसका u 0 है अभी, और जैसे ही छोड़ेंगे इसके पास v आ जाएगा। u से v आने का मतलब है वो एक्सेलरेट कर रहा है। और छोटे क्लास से पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, जो कि इस चैप्टर में थोड़ा पढ़ेंगे कि जैसा 9, 10 में पढ़कर आए बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, वैसा नहीं होता है। 11 में पढ़ेंगे थोड़ा सा, 9, 10 से थोड़ा तो अलग पढ़ोगे ही। हाँ, इतना तो है कि दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज स्मॉल जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज स्मॉल जी। डेफिनेशन इसका लिखवाने का जरूरत नहीं है, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर है ना। फ्री फॉल के लिए छोड़ेंगे, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ड्यू टू फोर्स, और फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ खिंचाते हुए जा रहा है, दैट इज आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसमें हम लोग बातचीत करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये मान लेंगे कि एक प्लैनेट है, जैसे कि अर्थ ही मानेंगे अगर, दिस इज अ प्लैनेट, ये प्लैनेट का सेंटर। ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इसका मास लेंगे m, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। 9th को पढ़ाया गया होगा, 9th क्लास का फेमस प्रूफिंग था इस चैप्टर का। मेरे को आपके प्रूफिंग से कोई लेना देना नहीं है, इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बॉडी का मास है, ये अगर अर्थ है मान लो मास ऑफ अर्थ ही मान लेते हैं अगर ऐसे, दिस इज मास ऑफ अर्थ, ये सेंटर है अर्थ के मास का, और ये है इसका रेडियस। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट और इसके सेंटर के बीच में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, कितना होगा? दिस इज कैपिटल G, मास ऑफ प्लैनेट बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय r का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और बात वही है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, इसको अगर ड्रॉप कर देंगे अर्थ के सेंटर के तरफ तो ये नीचे खिंचाते हुए चले जाएगा ड्यू टू इट्स वेट। अपने वेट के वजह से वो नीचे जाएगा। अरे वेट के वजह से नीचे जाएगा, वेट नहीं तो वो नीचे जा ही नहीं सकता, है ना। तो वेट का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं, वेट का फॉर्मूला कितना होता है? वेट का फॉर्मूला mg, तो m तो इसी का लोगे, दिस इज m, और एक्सेलरेशन दिस इज फोर्स। ये सब आ रहा है ना, ये ऐसे नीचे जा रहा है तो फोर्स, वेट भी बोल सकते हो, तो वेट तो फोर्स ही है। फोर्स भी बोल सकते हो, अट्रैक्ट हो जा रहा है पुश और पुल, इसको फोर्स, तो फोर्स वेट ही है, इस वेट के वजह से नीचे चले जा रहा है। वेट इज m इंटू जी, जी इज एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, तो फोर्स बोल सकते हो, वेट बोल सकते हो। ठीक है, और वेट का फॉर्मूला पढ़े m g। बोलो कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब मैं बोला था कि थोड़ा 9th क्लास रिकॉल करके आने के लिए, नहीं किया तो अभी देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इससे कमाल की बात आएगी, 9th का बस है ये टॉपिक, 9th क्लास का बहुत फेमस टॉपिक था। ये भी वही फोर्स है जिससे ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ खिंचाते हुए चला जा रहा है। ये वेट तुम लिखे जरूर हो, बट एक्चुअली में ये वही फोर्स है जिससे कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ खिंचाते हुए चला जा रहा है। नाम बदला हुआ है, एक्चुअली में दोनों फोर्स ही नहीं, बिल्कुल सेम फोर्स है। एक ही चीज को बोला जा रहा है दो अलग अलग तरीके से। तो दोनों को जब इक्वेट कर लेंगे, दिस इज कैपिटल G, दिस इज मास ऑफ अर्थ,
दिस इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर बराबर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। ये दोनों कट जाता है, इससे स्मॉल जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट, इस केस में अर्थ था का स्क्वायर। यही स्मॉल जी का फॉर्मूला है, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। याद आ रहा है? इसमें आप लोग को 9th क्लास में क्लियर कट लिखवाया गया था, इस प्रूफिंग में दिख भी रहा है। फिजिक्स का टॉप 5 टॉपिक में से है, जो कि आप 12th साइंस खत्म होगा तो आप सामने वाले को बता सकते हैं। 9 से 12th क्लास तक का पढ़ाया जाने वाला फिजिक्स का टॉप 5 टॉपिक में से है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कट जा रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9th 10th 11th 12th से मतलब नहीं, फिजिक्स का टॉप 5 टॉपिक में से है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यही इसका वैल्यू भी हम लोग लेते हैं क्वेश्चन बनाते समय, कभी 9.8 कभी 10। हम लोग ये नहीं देखते कि हाथी को फेंका जा रहा है, बॉल को फेंका जा रहा है, पेन को फेंका जा रहा है, या फिर थूक भी फेंकेगी अगर तो उसमें भी वो कौन गिर रहा है फ्री फॉल उससे मतलब नहीं। आप सीधा स्मॉल जी का वैल्यू रखते हैं 9.8 10। इस प्रूफिंग के साथ साथ पता भी चल रहा है क्या कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो लोग ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। प्रूफिंग आएगा 11th के यूनिट टेस्ट में, उससे मतलब ही नहीं है। पूरा फिजिक्स का टॉप 5 टॉपिक में से है। मेंस नीट का बात नहीं है, एक ऐसा चीज है जो तुमको सामने वाले को बताना है, ये मतलब एकदम फैक्ट है साइंस का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पेन फेंकने वाला क्वेश्चन हो तो उसमें भी स्मॉल जी का 9.8 या जो भी तुम याद किए हो वही लोगे। पत्थर का हो, पेन का हो, हाथी का हो, किसी का भी हो, स्मॉल जी की वैल्यू यहां साफ पता चल रहा है कि स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्लियर कट बात। ये एक फैक्ट हो गया क्या, स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट बट मास ऑफ प्लैनेट के ऊपर करेगा। किस प्लैनेट पर कर रहे हो उस पर फर्क पड़ेगा, बट ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बाकी ये फॉर्मूला भी याद रखना होगा। ठीक है, अब इसी में 9th क्लास में बताया गया था कि स्मॉल जी तो नहीं डिपेंड करता है, बट फिर भी अगर एक पत्थर को 9th क्लास का क्वेश्चन था, स्कूल एग्जाम में आया भी होगा, पत्थर है और फेदर है पंख, उन दोनों को अगर एक साथ ड्रॉप करवाया जाए तो पत्थर जल्दी गिर जाता है, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। तो वहां पर आंसर आप लोग 9th क्लास में देते थे ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। 11th और इसी का आंसर बताया था ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एयर का फ्रिक्शन कंसीडर कर लोगे तब कंफर्म है कि वो जो फेदर है उस पर एयर का फ्रिक्शन ज्यादा काम करेगा। तो उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। वीडियो देखे होगे तो क्लियर कट लिखवाया गया था ग्रेविटेशनल फोर्सेस का फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जब वो कंजर्वेटिव होगा। लास्ट में लिखवाया गया है वीडियो में। नॉन कंजर्वेटिव लोगे तो ये सब फॉर्मूला काम नहीं करेगा, सिंपल। वो पिछले ही चैप्टर में आपको समझा दिया गया। ठीक है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को अगर कंसीडर अगर नहीं कर रहे तो स्मॉल जी जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यही क्लास 9 में पढ़ाया गया था। गैलीलियो गैली दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक, जो लीनिंग टावर ऑफ पिसा है इटली में, आपके बुक में लिखा हुआ 9th क्लास की किताब में। इटली में जो झुकती मीनार है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, उसके अगल बगल वैक्यूम है, तो वहां पर पत्थर को और फेदर को साथ में फेंक करके देखेंगे तो वो दोनों जो है वो बिल्कुल साथ में गिर जाएगा। ठीक है, स्मॉल जी नहीं डिपेंड करता है, बट एयर का रेजिस्टेंस तो फैक्टर है, वो पंख पे ज्यादा काम करेगा पत्थर के केस में, तो वो इस चैप्टर का पोर्शन ही नहीं है। समझा रहा है? और बड़े मजे की बात है, 9th में आदमी ये बोल के निकल जाता था ये चैप्टर में नहीं है। तुम्हें तो ये पढ़ना है। जैसे बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट होगा, यूनिट डायमेंशन में टॉपिक आया था विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, वो मैं बोला था तुमको पढ़ना है। तो वो फेदर पर ज्यादा क्यों और पत्थर पे कम क्यों, ये भी तुम्हें पढ़ना है। इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में सिंपल सा है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दो चीज हमें फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला भी याद करना है कैपिटल जी पर, मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट के स्क्वायर पर है, और ये भी जानना है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और अर्थ के केस में अगर अर्थ की बात हो, इधर आ रहा है नीचे करना है, अगर अर्थ की बात हो तो कुछ वैल्यूज अगर हमें याद हो, आपको भी याद होगा। कैपिटल जी की वैल्यू तो हमें याद है, परसों लिखे थे 6.67 मास ऑफ अर्थ। अब ये वैल्यू याद करके तो हमें नहीं जाना है घर से, बट थोड़ा सा 9th में पढ़े होंगे, थोड़ा सा 11th में। मास ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻24 kg,
और रेडियस ऑफ प्लैनेट भी हम लोग याद नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ पे बॉल तो है नहीं कि उसका रेडियस निकाल लिए, बट अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू इज 6.4 इंटू 10 की पावर 6 होती है। इसका रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू, मास ऑफ अर्थ का वैल्यू का स्क्वायर भी है, इसका स्क्वायर, ये 9th में पढ़ाया गया होगा। अब इस सब चीज को कैलकुलेशन अगर करते हो 6.67 इंटू 6 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 24 11 13 हुआ ना, और नीचे 6.4 का स्क्वायर 40.04 होता है शायद, करके देख लेना, इंटू 10 की पावर 12, ठीक है। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, 9 तो बताएगा था, आप अभी करके चेक कर सकते हो। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, सब ऐसा ही अगर आप कोई वैल्यू डिराइव कर रहे हैं तो सब ऐसा ही यूनिट में रखना पड़ता है। 6.4 गुना 10 का पावर 6 मीटर, ये अर्थ का एवरेज रेडियस है। एग्जैक्ट तो नहीं क्योंकि अर्थ कोई बॉल तो है नहीं कि हम रेडियस निकाल के बता दें। अप्रोक्स में वैल्यू इतना है, मास अप्रोक्स में इतना है, कैपिटल जी का वैल्यू अप्रोक्स में इतना है, और स्मॉल जी का वैल्यू कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर है। इन सबको अप्रोक्सीमेटली रखते हो तो अर्थ पे स्मॉल जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही अगर हम लोग मून का रखेंगे वैल्यू, तो मेरे को भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं होगा, बट इतना मालूम है कि ऐसे कैपिटल जी तो ठीक है, मास ऑफ मून रख देंगे, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर रख देंगे, याद करके नहीं जाना है ये। हाँ, ये जरूर जानना है कि मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अप्रोक्स में होता है, जो कि अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के 6 टाइम्स होता है। 9th क्लास में पढ़े हो गए आप लोग, ठीक है। तो अर्थ का और मून का एटलीस्ट वैल्यूज भी आपको, अर्थ का तो खैर याद ही है, बच्चों को 8th क्लास से मालूम रहता है 9.8, मून का लगभग 1.63, अर्थ के कंपैरिजन में 6 टाइम्स, इतना मोटा मोटी याद करना है। और स्मॉल जी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये याद करना है, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो एक क्वेश्चन ऐसे लिखो कॉपी में, क्वेश्चन आपने से सोच कर क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से, और स्कूल एग्जामिनेशन में भी। कंसीडर अ प्लैनेट, कंसीडर अ प्लैनेट, कंसीडर अ प्लैनेट, एक प्लैनेट कंसीडर करो, कंसीडर अ प्लैनेट हुज मास इज 2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। सब क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगा हुआ चैप्टर ऐसा ही, गिन के 15-17 क्वेश्चन में आपका मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। क्या लिखे, मास इज 2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड रेडियस is also 2 times that of अर्थ। एक प्लैनेट है, उसका मास कितना दिया हुआ है, 2 टाइम्स है, किसके, अर्थ के। अब अर्थ का मास कितना, वो वैल्यू लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, वो तुम अपना सोच के बनाना। और रेडियस भी दे रहा है उस प्लैनेट का, कितना दे रहा है, अर्थ के कंपैरिजन में 2 टाइम्स, ठीक है। फुल स्टॉप लिखो। इफ मास ऑफ भास्कर सर, लिखो मेरा ही नाम लिखो, मास ऑफ भास्कर सर, ऐसे तो बहुत ज्यादा बट मैं कम करके बोलूंगा, इज 75 kg, इतना नहीं है वैसे, इज 75 kg ऑन अर्थ, व्हाट विल बी हिज मास ऑन दैट प्लैनेट, उस प्लैनेट पे कितना होगा, व्हाट विल बी हिज मास ऑन दैट प्लैनेट। बना लोगे, कितना होगा, जल्दी सॉल्व करके बताओ, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, ठीक है, उतना ही होगा। मास का वैल्यू में चेंजेस नहीं है, मास मेरा उतना ही रह जाएगा, मास का वैल्यू जो है वो सेम रह जाएगा, मास का वैल्यू सेम रह जाएगा, मास का वैल्यू सेम रह जाएगा। किसका अंतर होगा, जी का वैल्यू चेंज होगा, और वेट बराबर m इंटू जी होता है, मतलब वेट का वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा। वेट मास तो उतना ही रहेगा, इधर ले जाओ उधर ले जाओ उधर ले जाओ, मास सेम रह जाएगा। तो क्वेश्चन यही है, इसमें आंसर लिख लो, मास विल बी सेम, आंसर लिख लो, आंसर मास तो सेम रह जाएगा, मास सेम रह जाएगा, मास 75 किलो रह जाएगा, वैसे मेरा बहुत ज्यादा उत्तर, मास सेम रह जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट विल बी हिज वेट ऑन दैट प्लैनेट, व्हाट विल बी हिज वेट, क्या हो चुप चुप क्यों कर, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन दैट प्लैनेट, उस प्लैनेट पर वेट बता दो कितना होगा, उस प्लैनेट पर वेट बताना, ठीक है।
टेक जी ऑफ मास, टेक जी ऑफ अर्थ 10 ले लो क्वेश्चन बनाने के लिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, अर्थ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, उस प्लानेट पर वेट बताना है कितना हो जाएगा। मासवा सेम रही, वेटवा चेंज हो जाएगी, कितना हो जाएगा बता ऐसा मिटा देता हूं, बाकी वैल्यू कुछ इस तरह से करना नहीं है ना। तो जी का वैल्यू अभी हम लोग पढ़े, फॉर्मूला कितना होता है, कैपिटल जी मास ऑफ प्लानेट बाय रेडियस ऑफ प्लानेट का स्क्वायर। तो पहले अर्थ का देख लेते हैं, केस 1, तो जी ऑन अर्थ कैपिटल जी रह जाएगा, मास अर्थ वाला ले लोगे जो भी हो उससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है, बाय रेडियस ऑफ अर्थ वाला ले लोगे और इसका वैल्यू 10 दिया हुआ था। इक्वेशन नंबर 1 अब एक और दूसरे प्लानेट पे निकालना है, ध्यान से देखो। अब ये 9th क्लास के हिसाब से इट इज अ टफ क्वेश्चन, 11th का ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन टाइप का, कॉपी का पहला क्वेश्चन टाइप का। ऑन दैट प्लानेट कैपिटल जी सेम रह गया, मास उस प्लानेट का लेना पड़ेगा, रेडियस उस प्लानेट का लेना पड़ेगा जो कि दिया हुआ था। मास ऑफ प्लानेट कितना दिया था, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लानेट कितना दिया था, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये सब आ रहा है ना ठीक से, बोलो अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, 9th क्लास के हिसाब से टफ क्वेश्चन, आपका ये बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। आप 11th क्लास में टफ, 11th क्लास में सबसे एलिमेंटल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बताओ कितना हुआ, दिस कैपिटल जी तो रह गया, मास ऑफ अर्थ रह गया, रेडियस ऑफ स्क्वायर भी रह गया, जी एम ई बाई रेडियस ऑफ स्क्वायर, बचा कितना, इसका ऊपर वाला 2 रह गया, नीचे वाला 4 रह गया, तो 1/2 हो गया। और इस पूरे का वैल्यू मालूम था हमें, ये जी एम ई बाई ये 10 था इंटू 1/2, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। ये जी आया है, अभी वेट बाकी है, तो वेट जब मेरा निकालोगे उस प्लानेट पे तो वेट बराबर mg होगा। मास मेरा था 75 kg और जी उस प्लानेट पे 5, दिस इज 375 न्यूटन। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थ पे होता 750 न्यूटन, उस प्लानेट पर वेट कम हो गया, जी कम हो गया, मास पे फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से बनाओ। देखो, इफ देयर इज अ प्लैनेट, ये पहला एलिमेंटल, मतलब इसमें अभी मैं बता रहा था 8 टॉपिक है इस चैप्टर में, सब में 2-3 क्वेश्चन कर लो, 24-25 क्वेश्चन का पैटर्न से मेंस नीट में काम बन जाएगा इस चैप्टर में। ऐसा बहुत कम चैप्टर है 11-12 में, इसमें तुम टॉपिक पर 2-3 क्वेश्चन कर लो, काम खत्म। ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी पावर है, मैथ पे सीक्वेंस सीरीज है ना। तो इफ देयर इज अ प्लैनेट हुज मास इज 3 times that of Earth, and radius is half that of Earth, full stop. If mass of an object is 50 kg, 50 kg on Earth, what will be his weight, है ना, मास तो सेम हो जाएगा, ये तो समझ गए। What will be his weight on that planet, on that planet, what will be his weight on that planet? Take GE, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 ले लो, ये देख लेना एग्जाम में, अगर 9.8 हो रहा हो तो उस हिसाब से लेना। इसमें बोल रहा है 10 ले लेने के लिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे जो लोग वर्क एनर्जी पावर पीछे का रिवाइज कर रहे हैं या फिर पीछे का जो भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग, एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। स्ट्रेटेजी कहता है एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी कहता है मेरा पूरा क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी कहता है जो लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का पहले उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर टोटल क्वेश्चन, उसके बाद ही किसी चीज में हाथ लगाना, उसके पहले हाथ लगाओगे क्वेश्चन फंसेगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, फिर तुमको उससे लगेगा कि हमसे नहीं निकलेगा। ठीक है, सबसे आसान है कॉपी का पूरा कवर कर जाओ, कॉपी का बनाए हुए रहे तो नीट का, मेंस का, एडवांस का प्रीवियस ईयर फंस जाइए, हो नहीं सकता। पहले वो बना लो तो उससे तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमसे नीट का हम तैयारी कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन हमसे बन रहा है, उसके बाद ही कोई चीज में हाथ लगाना, नहीं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटेगा। कॉन्फिडेंस टूटा तो एग्जाम नहीं निकलेगा, इतना चीज जान लो। कॉपी से नीट उठ कर सारा बन जाएगा। प्रीवियस ईयर का बुक जरूर खरीद करके रखो पहले, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कल कुछ लोग फोन पे पूछ रहे थे कि प्रीवियस ईयर से ही सर रिपीट होता है क्या? मैं कहां बोल रहा हूँ रिपीट होता है, मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर से तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि जिस टीचर से पढ़ रहे हो उससे पढ़कर हमसे नीट का क्वेश्चन बन रहा है,
तब हम थोड़ा और जोर लगाएंगे पढ़ाई के प्रति। अब मान लो पढ़ मेरे से रहे हो, तुमसे प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, तो फिर मेरे से क्यों पढ़ोगे, कोई तुमको फायदा ही नहीं है, तो है ना, थोड़ा ध्यान लगाओ। कितना रहा आंसर, बोलो बोलो, 6000 न्यूटन। हाँ तो क्या हो गया उससे, तो मैं तो क्वेश्चन किताब से थोड़ी पढ़ा था, मैं तो अपने दिमाग से ऐसे पढ़ा था। हो सकता है 6000 है उससे, 50 × 9 = 27, 6000 आ रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं बना रहा, खुद से बना लो। चलो तो अब इस चैप्टर के हिसाब से अब आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अभी 3 क्लास हो गया इस चैप्टर में, है ना। मेरे ख्याल से अभी तक आप लोग में से जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं, कोई नया चीज आउट एंड आउट अभी तक आप नहीं सीखे जो आपको 9th में नहीं मालूम था। क्वेश्चन एक दो ज्यादा बना लेने से नया नहीं हो जाता है। टॉपिक अगर बात करो तो स्मॉल जी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ, ये तो आप लोग पढ़े ही थे 9th क्लास में। रियल वेलोसिटी के बारे में भी जो लोग ईमानदारी से केपलर्स लॉ पढ़ा होगा उन लोग को मालूम होगा, क्योंकि केपलर मतलब लॉ तो चेंज होता नहीं, 9th के बुक में भी यही लिखा हुआ है, रियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो टॉपिक तो वही था, उसका क्वेश्चन ना 9th में आया ना 11th में आएगा। रियल वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है ना, केपलर लॉ ग्रेविटेशन। अब थोड़ा 11th क्लास में क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये फिजिक्स का ऐसा चैप्टर है ग्रेविटेशन जिसके बारे में आप लोग 4th 5th क्लास से जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस चैप्टर के एंड तक भी जो टॉपिक आए वो भी आपका कहीं ना कहीं पहले से सुना हुआ हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये चीज हम लोग बहुत बार पढ़े हैं लाइफ में, अलग अलग चैप्टर में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी ग्रेविटेशन का काम है। तो अंत में हो सकता है कि जो चीज मैं नया नया बोल रहा हूँ वो भी आप शायद कभी पहले पढ़े हो, ऐसा हो सकता है इस चैप्टर में। ठीक है, वैसे 11th क्लास का एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर अब यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट पर होगा। अभी तक हम लोग जितना भी स्मॉल जी का क्वेश्चन न्यूमेरिकल 8th 9th क्लास से 12th क्लास 11th क्लास तक अभी देख रहे हैं, सब में हम लोग यूनिफॉर्म ले रहे हैं, उसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन बनाने के लिए 10 ले लेते हैं। अलग से बताया भी गया है कि स्मॉल जी का वैल्यू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, इसलिए जहां जहां पर इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लगाते हो वहां पर तुम ए के जगह पर जी को सेटअप कर लेते हो। ठीक है, यहां तक करके जहां तक आ सकते थे वो तुम आ गए, आज के बाद नहीं कर पाओगे। ये जहां तक आ सकते सिलेबस के ऊपर ही होता है। 9th 10th 11th 12th खासकर साइंस सिलेबस के हिसाब से है। आज जो मैं चीज बोलूंगा इसके पहले तक ये तुम्हें मालूम नहीं था, तो तुम क्वेश्चन वैसे ही बनाते आए और आंसर भी आते रहा। आज जो चीज जानेंगे उसके बाद अब तुम स्मॉल जी का वैल्यू पुट करके क्वेश्चन बना नहीं पाओगे आज के बाद, क्योंकि आज के बाद एक नया चीज हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर का से रिलेटेड। ठीक है, तो वो चीज वैसे 9th के बुक में भी दिया हुआ था। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आप स्मॉल जी का वैल्यू अभी डिराइव किए हो कॉपी में, कितना आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसमें एक जगह पर हमने किया है चोरी। चोरी ये किया है कि आपने उसमें अर्थ का रेडियस पुट कर दिया 6.4 × 10⁶। और 9th के बुक में भी क्लियर कट बोला गया था, मैं बोला था पढ़ के आने के लिए। और 9th तो वो छोटा बात है, 4th क्लास से हम लोग को मालूम है अर्थ कोई बॉल नहीं है कि तुम उसका रेडियस निकाल करके वैल्यू रख दिए। अर्थ तो हर तरफ से उबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे आगे पीछे, कहीं चट्टान कहीं पानी। ऐसे आप आर का वैल्यू 6.4 × 10⁶ रख नहीं सकते। तो वो जो वैल्यू डिराइव करने के लिए तो ठीक था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि जी का जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म होता नहीं है। एक्चुअली में उस जी का वैल्यू हर जगह पर चेंज करता है। ये अभी हमें पढ़ना है, ये हमें मालूम है, वैसे 9th में पढ़ना था। ये पोल वाला क्वेश्चन भी था 9th क्लास में कि एक लड़का गया पोल पे गोल्ड खरीद करके लाया, अपना दोस्त को लाकर के इक्वेटर में बेचा। 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ो, एक अलग बात है, बट था तो ठीक है। बोलने का मतलब है कि स्मॉल जी का वैल्यू डिराइव करने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए ठीक है 9.8 और 10 वो सब ले लिए, बट एक्चुअली में स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो वेरी करता है। वेरी करने का मतलब है अभी इस रूम में जितना भी स्मॉल जी का वैल्यू आएगा, इस रूम से तो दरवाजा क्रॉस करके बाहर चले जाएंगे तो स्मॉल जी का वैल्यू अलग आएगा। दरवाजा क्रॉस करना तो बहुत दूर का बात हो गया, सिर्फ थोड़ा सा अपना पोजीशन, पैर का पोजीशन भी चेंज कर लो या जिस जगह पर हो उस जगह को थोड़ा सा भी शिफ्ट कर लो तो भी स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो अलग आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन तो हम लोग 9th 10th 11th 12th कर नहीं सकते। ऊपर से अर्थ अपने एक्सिस पर लगातार रोटेट भी कर रहा है, तो वो मेरे आपके औकात से बाहर का बात है कि हम लोग हर पॉइंट पर स्मॉल जी का वैल्यू डिराइव करते चले, ये हमारे आपके बस की बाहर की बात। इसलिए हम लोग एक यूनिफॉर्म वैल्यू एवरेज में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। बाकी दो जगह पर हमें और याद करना है, 3 जगह पर टू बी प्रिसाइज।
कि किस तरह से वैल्यू जो है वो स्मॉल जी का चेंज होता है, ठीक है। वो ऐसे हर पॉइंट पर चेंज होता है, ठीक। बट उसमें अगर हम लोग बात करें तो टॉपिक ये लगाएंगे वेरिएशन ऑफ किसका, स्मॉल जी ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। और ये वेरियस फैक्टर्स अनंत है, बहुत सारे चीजों की वजह से स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो चेंज कर सकता है। सब आपके मेरे बस की बात नहीं है कि हम लोग 11th क्लास में सारा फैक्टर पढ़ लें, बट 3 तो पढ़ेंगे ही, टू बी प्रिसाइज 4 पढ़ना है एक्चुअली में। 4 चीज हमें पढ़ना है 11th क्लास और 12th क्लास, ठीक है। पहला नंबर पर है ड्यू टू, या ड्यू टू ही होगा, ड्यू टू हाइट, हाइट पर वेरिएशन, हाइट पर वेरिएशन, हाइट पर वेरिएशन होने की वजह से स्मॉल जी का वैल्यू का कैसा प्रभाव पड़ेगा वो अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, इसीलिए फिजिक्स में डिराइव करना पड़ता है। मैथ केमिस्ट्री में डिराइव का काम नहीं है, फिजिक्स में है। जैसे एकदम एग्जैक्ट आपको डायग्राम नहीं याद है कि इस डायग्राम से किए थे तो जी का वैल्यू ऐसा है, इस डायग्राम में अलग आ रहा है, तो फिर तुमसे बनेगा भी नहीं, है ना। अभी आप डिराइव किए थे 9.8 के लिए, क्या माने थे, उसी में आप लोग कुछ कुछ चीज मान लिए थे, क्या कि ये प्लैनेट का मास है और ऑब्जेक्ट को यहां पर रखे थे, देख लो अभी जस्ट लिखे थे तुम, और ये रेडियस अगर आर है और ये इसका सेंटर है, केवल तब स्मॉल जी का वैल्यू gm/r² आया है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है एट ए पर, तो अभी थोड़ी देर पहले ही डिराइव किए थे कि स्मॉल जी का वैल्यू कितना रहता है, gm/r²। बट अब अगर ए से ऊपर लेकर के चले, यहां पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहां पर अगर ले आए, यहां पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर यहां पर ले आए, मतलब अब यहां पर से ऑब्जेक्ट है और यहां से अगर वेरिएशन स्मॉल जी का देखें तो वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा। कितना आएगा उसके लिए हमें जेन्युइन फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कुछ खास उतना सोचना नहीं है, इसके लिए हम लोग सीधा एट बी पॉइंट पर अगर देखते हैं इसको जी डैश या जी ड्यू टू हाइट, क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला आने वाला है तो कैसे याद करोगे वो तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहां से आप तक हाइट को कुछ मान लेते हैं, ये हाइट है h, कहां से, ए से। और ये क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ नहीं रहेगा, ग्रेविटेशन बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर रहता है। प्रूफिंग तो अपने जगह पर है, थोड़ा देखना एकदम एकदम टॉप पर रखा हुआ अर्थ के सर्कमफेरेंस पर, वो ये पॉइंट है। अभी तो ये भी डायग्राम में से दिख रहा है। तो बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, कैपिटल जी, मास भी तो सेम ही रह गया, सिर्फ ये जो रेडियस होगा वो बढ़ जाएगा, दिस इज r प्लस h का होल स्क्वायर। तो बस बात बन गया। तुम दोनों इक्वेशन को साथ में लिख लोगे, कुछ खास नहीं करना है। दोनों इक्वेशन को साथ में लिखने के लिए इक्वेशन ए डिवाइडेड बाई, या बी डिवाइडेड बाई ए भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर। इक्वेशन बी डिवाइडेड बाई इक्वेशन ए, बताओ कितना हो गया हाइट पर, कौन कौन कट गया, ये जीएम जीएम कट गया, तो ना आर उल्टा हो जाएगा, जीएच को हम ऊपर रखे हुए हैं तो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा। दिस इज जीएम जीएम तो कट गया, दिस इज आर का स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें एच वाले पर हाइट पर कितना हो जाएगा, ये जी कहाँ वाला है, ए पॉइंट वाला, मतलब जिसका वैल्यू हम लोग याद किए, डिराइव किए बचपन से, इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कब, यहाँ पर क्लियर कट मेंशन किया रहे कि एक ऑब्जेक्ट है और वो हाइट पर है, हाइट का मतलब अर्थ के सरफेस से हाइट पर है, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हम लोग जी, जो कि हमें मालूम है, इंटू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर को फॉलो करते हुए निकालेंगे, ठीक है। अब थोड़ा मैथ का कॉन्सेप्ट लगाएं, आर बड़ा है कि आर प्लस एच, आर प्लस एच बड़ा है, आर प्लस एच तो बड़ा है भाई, तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, तो न्यूमरेटर बड़ा हुआ कि डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा, तो वैल्यू एक से छोटा कि बड़ा, सोच के बताना, एक से छोटा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा, जैसे 5/7, 5/10, 6/11, एक से छोटा मतलब 0 पॉइंट कुछ, और उस 0 पॉइंट कुछ को जब जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बढ़ेगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एट हाइट पर, जैसे जैसे हाइट पर चल रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो ए पॉइंट के कंपैरिजन में
कम होता हुआ चला जाएगा। तो हाई ये जो 9.8 किया हुआ अच्छी बात है, बट हाइट पर जब चलोगे इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम आएगा। और फॉर्मूला ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसको नोट करो। चलो एक क्वेश्चन आज कम से कम करके देंगे। एक बॉडी है, उसका वेट लिखा हुआ है, वेट दिया हुआ है, वेट कहाँ 72 न्यूटन, कहाँ पर, सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब आपके प्रूफिंग के हिसाब से ए पॉइंट पर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब उसी ऑब्जेक्ट का वेट बताओ कहां पर, हाइट पर लेकर के ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर, अर्थ के रेडियस के हाफ उतना और ऊपर लेकर के जाना है। अभी हम लोग क्या पढ़े, ऊपर जाने पर जी का वैल्यू पर प्रभाव पड़ जाता है, कम होगा। तो पहले तो जी निकालो कितना हो जाएगा, फिर वेट बताओ कितना होगा, ठीक है। करके देखो फटाफट करके देखो। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना। आप लोग डायग्राम वगैरह बना लेंगे, मैं नहीं बना रहा क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले इसी का डायग्राम बनाया हुआ था, डायरेक्ट बना रहा हूं, आप लोग बना लेंगे वैसे। हाइट पर फॉर्मूला पकड़े थे अभी, कितना था, जी फिर आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यही कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जी का वैल्यू क्या पुट करना है, नहीं करना है, क्यों पुट करोगे, उससे अच्छा दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं तो जी का वैल्यू कुछ भी ले लो, 10 9.8 सब में सेम आएगा। सबसे आसान है मास मल्टीप्लाई करो ना दोनों तरफ, मास का वैल्यू दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, अरे कर सकते हैं कि नहीं, क्यों किए हैं, m इंटू जी तो वेट हो जाता है सीधा, इससे क्या आ जाएगा, वेट हाइट पर, यही चाहिए अभी मेरे को, m इंटू जी से क्या आ जाता है, वेट सरफेस पर, ये दिया हुआ था, नहीं तो तुमको शौक है तुम लो 10 9.8 सब में सेम आंसर आएगा, मास मल्टीप्लाई कर लो तो इधर भी वेट उधर भी वेट, सीधा आंसर आ जाएगा। अरे आ रहा समझ में, आर के जगह आर रहने देंगे, वैल्यू नहीं पुट करना है, एच का वैल्यू पुट करना है, एच बोल रहा है और r/2 है, क्वेश्चन में कह रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, हाइट जो है वो हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ है, जितना हाइट ऊपर लेके गए वो अर्थ का रेडियस का आधा। कुछ आ रहा समझ में, ऐसा नहीं कि मैं बनाया तो बस तुम भी बना दिया, ऐसे भी मजा नहीं आएगा। और ये सब चैप्टर मजा लेने वाला है। वेट ये दिया हुआ था 72। अब थोड़ा मैथ, r बाई आर प्लस r/2 कितना होता है, r/3 r/2, तो 2/3 हो गया ना, 2/3 हुआ, 2/3 हुआ ना का स्क्वायर, जैसे 72 इंटू 4/9, 8 चौके 32 न्यूटन, ये आ गया 32 न्यूटन। अरे समझिए इसी बार का नीट का क्वेश्चन है, दिस इज मेडिकल 2020, ये क्वेश्चन इस बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन नीट 2020, ठीक है। क्वेश्चन आसान आएगा, आपको मालूम होना चाहिए क्या आएगा, पढ़ करके जाओगे कम से कम मेरे नोट्स को भी, तो क्वेश्चन आपको आ जरूर रहा होगा, सेंटर पर उस साल बनेगा या फिर ड्रॉप में, वो तो आपका मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक अंत में कंफ्यूज कर जाओगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बट ऐसा कुछ नहीं आ जाएगा जो कि आपको लगेगा कि टीचर पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो ये इस बार का मेडिकल का क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी बुक का भी क्वेश्चन है, एकदम एनसीईआरटी से बिल्कुल छापा होता है। इस बार नीट में आप लोग सुने भी होंगे, पेपर में भी आया था, इस बार बहुत सारा क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से छाप दिया था, बिना डेटा आगे पीछे किए, तो इस तरह से ये बनता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक, चलो तो ये नीट का क्वेश्चन अगर आप लोगों को बन गया तो एज अभी फॉर्मूला क्या लिखे, उस प्लानेट पर नहीं, हाइट पर क्या फॉर्मूला लिखे, जी बाई आर प्लस, ठीक है। अब ये तो लिख ही लिए, बोलोगे तो जानेंगे, अच्छी बात है, ये तो जान गए। अब काम क्या करो, इसी को थोड़ा सा आर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, अब बताओ कितना होगा ये, आर से ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करो, 1/1 प्लस h बाई आर, आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, h बाई आर का होल स्क्वायर, यही ना, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ध्यान से देखना, दिस इज GH, दिस इज G, और ये होगा 1 प्लस h बाई r का पावर -2। बोलो आ रहा है समझ में क्या, अरे आ रहा है समझ में। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से, अब ये जितना मुश्किल ये मैथ वालों के लिए होगा उतना ही नॉन मैथ वाले के लिए भी होगा। मैथ्स वाले लोग अभी चैप्टर पढ़े बाइनोमियल थ्योरम, अभी पढ़े हैं, बट आपका मैथ हो चाहे नॉन मैथ हो, पावर निगेटिव वाला तो पढ़े ही नहीं हो, नॉन मैथ वाले को तो छोड़ो, मैथ वाले लोग अभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो, पावर 11 की हो, पावर 17 की हो, पावर माइनस वाला बनाए थे क्या, नहीं बनाए थे। इसका मतलब बाइनोमियल में ऊपर टर्म अगर निगेटिव है तो वो ऐसा नहीं कि नॉन मैथ वालों को, ये मैथ्स वालों को भी नहीं पढ़ना है। समझ में आया क्या बोला कि बाउंस कर गया क्या, तो इसका क्या मतलब समझे कि अगला जो इसका आंसर आने वाला है वो तुमको याद करना पड़ेगा कि इतना ही आने वाला है। अब मैं पूरा इस एक वर्ड का लिखने के लिए पूरा निगेटिव टर्म का बाइनोमियल थ्योरम फिजिक्स के क्लास में तो पढ़ाना शुरू नहीं करूंगा, मैथ में तो पढ़ाया नहीं गया, वो फिजिक्स में थोड़ी पढ़ाऊंगा,
पावर माइनस वाला आपको पढ़ना नहीं है, मैथ वालों को भी नहीं पढ़ना। तो इसका नेक्स्ट स्टेप वाला जो होगा वो आपको याद कर लेना है कितना होता है, ठीक है। तो इसको जैसे ही बाइनोमियली खोलेंगे, ये एक्चुअली में जी के साथ ये 1 माइनस अगला टर्म 2h बाई आर आएगा, और आगे ऐसे 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 बहुत सारा टर्म प्लस माइनस करके आता रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये याद करने वाली बात है। और इसमें ये जो इसके बाद वाला जो हायर टर्म्स आएगा इसको हमें इग्नोर कर देना है। याद रहेगा? करना ही पड़ेगा, ये याद करने वाली बात है। बहुत चीज याद की हो केमिस्ट्री में कि बोर का मॉडल कहता है कि केवल वही इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होता है। मालूम है नहीं, याद कर लिए हो, यही ना कि टीचर बताया याद कर लिए, तो केमिस्ट्री में उतना याद किया, तो मेरे में भी थोड़ा एक आध चीज याद कर लूं। इसका पावर -2 मेरे को तो आता है। अब मैं एक ये लाइन लिखने के लिए पूरा निगेटिव में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाना फिजिक्स के क्लास में तो नहीं शुरू कर दूंगा, है ना। आप ये फॉर्मूला सीधा याद कर लेंगे कि हाइट पर ये फॉर्मूला भी चलेगा 1 माइनस 2h बाई आर, ठीक है। अब आप लोग में से ज्यादातर लोग थोड़े से पढ़ने में अच्छे हैं, इससे और इससे सेम क्वेश्चन को बनाओगे तो आंसर अलग अलग आ जाएगा, एकदम कंफर्म अलग अलग आएगा। ऐसा नहीं कि मैथ का सेम फॉर्मूला दो अलग अलग तरीके से लिखे हैं तो आंसर सेम आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तुम टर्म इग्नोर किए हो, आंसर सेम नहीं आएगा। तो इसमें बच्चे पूछते हैं कब कौन सा लगाएंगे, तो ये आपका कॉमन सेंस है। मैं ये चीज लिखवा नहीं रहा हूं, बट आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं, जिसमें कंपेयर टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे पिछले में था रेडियस हाइट बाई 2 है, 4 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ऐसा, तो उसमें ऐसे बनाओगे जिसमें वैल्यू दिया हुआ ले लो, हाइट का वैल्यू मैं देता हूं 7200 किलोमीटर, 7216 किलोमीटर हाइट का वैल्यू है, रेडियस है 6400, ऐसा जहां पर दिया हुआ है वहां पर आप ये नीचे वाले से बनाएंगे। ये कॉमन सेंस है, ये कोई ट्यूशन टीचर नहीं सिखाएगा आपको। हाँ, ट्यूशन टीचर ये सिखा सकता है कि दोनों सेम नहीं है, इससे बनाओगे सेम क्वेश्चन को, इससे बनाओगे तो अलग अलग आंसर आ जाएगा। यहीं पर कॉमन सेंस, जहां कंपेयर टाइप का क्वेश्चन हो आधे पर, उसके कंपैरिजन में 4 टाइम्स पे, तो इससे बनाना। जहां एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है हाइट का, ये ले लो हाइट का वैल्यू, ये ले लो रेडियस का वैल्यू, वहां पर आपको इससे बनाना पड़ेगा, उसको इससे बनाओगे तो गलत आंसर आ जाएगा। तो ये तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हाइट वाला हो गया, डेप्थ वाला अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक।